रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस की हम लोग बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इस मामले में हम चेक करेंगे कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस होता क्या है। जब बात करेंगे तो इट सिंपली मीन्स कि रिवर्सिबल जो सिचुएशन से ये शुरू हुई थी वही सिचुएशन पे वापस आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी एक थार्मोडायनामिक प्रोसेस है उसको तब रिवर्सिबल बोलेंगे इफ़ द प्रोसेस कैन बी टर्न्ड बैक सच दैट बोथ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग रिटर्न टू द ओरिजिनल स्टेट। अभी इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि अगर कोई भी एक सिस्टम प्रेशर P1 V1 में है और वो प्रेशर P2 V2 में गया, मतलब इसकी जो प्रेशर है और ये वॉल्यूम है दोनों चेंज हो गए, तो ये आ गया एक सिस्टम। अगर हम ऐसा कर सकते हैं कि P2 V2 से वापस P1 V1 में आ जाएं, उसी सिस्टम पे आ सकते हैं वापस, तो ही हम इसको रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन जब ऐसा होगा रिवर्सिबल प्रोसेस, ये इम्पॉर्टेंट है कि और कहीं भी इस सिस्टम की वजह से कोई चेंजेस ना आए, और तभी जाके उसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। लेकिन ये रिवर्सिबल प्रोसेस होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफ़िल होनी पड़ेंगी। पहला जो कंडीशन है, ये वर्ड मैंने पहले भी यूज़ किया था, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। इट इज़ अ क्वाजी स्टैटिक सिस्टम, ठीक है। क्वाजी स्टैटिक। अभी देखो, स्टैटिक का मतलब है जो चीज़ चेंज नहीं हो रही है, पहली बात। और क्वाजी का मतलब है कि हमें लग रहा है चेंज नहीं हो रहा है लेकिन चेंज हो रहा है। सो द थिंग इज़ इट्स अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, ओके। जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ना, वो काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है। इतना धीरे धीरे चेंज होता है कि लग रहा है कि चेंज ही नहीं है, ठीक है। वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। तो कोई भी प्रोसेस अगर बहुत जल्दी जल्दी से चेंज हो रहा है तो हम उसको रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं बोलेंगे। इट्स अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस एंड एट द सेम टाइम इसी को हम लोग क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन। और जो अपना सेकेंड कंडीशन है वो है देयर इज़ नो डिसिपेटिव इफेक्ट। अभी डिसिपेटिव का मतलब, मान लो कोई लॉस है और अगर ऐसा लॉस हो रहा है तो उस सिस्टम में डिसिपेशन है, तो दिस इज़ कॉल्ड डिसिपेशन और डिसिपेटिव इफेक्ट। तो अगर कोई भी चीज़ हम मान लो आग लगा रहे हैं तो उस पर हीट निकल रही है तो वो डिसिपेटिव इफेक्ट है, ठीक है। तो द थिंग इज़ इफ़ देयर इज़ नो लॉस इन एनर्जी और देयर इज़ नो लॉस इन हीट, वी बेसिकली कॉल देम एज नो डिसिपेटिव इफेक्ट, ओके। सो दिस इज़ द आइडिया बिहाइंड द रिवर्सिबल प्रोसेस। सो ये वाला अपना जो डेफिनेशन था ये रह गया था लास्ट क्लास में, तो ये डेफिनेशन हमने अभी कर लिया। और अभी जो हम करने वाले हैं वो है अपना नया टॉपिक, ऑन दैट इज़ नथिंग बट व्हिच वी कॉल एज द कार्नोट साइकिल, ठीक है। तो अभी हम करेंगे कार्नोट साइकिल। सो टॉपिक फॉर टुडे विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज कार्नोट साइकिल, और वी कॉल इट एज कार्नोट इंजन एज वेल, ओके। कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन, ओके। तो फ्रेश टॉपिक, इम्पॉर्टेंट भी है काफ़ी, क्योंकि ये एग्ज़ाम हो एंट्रेंस हो इनमें से इससे क्वेश्चन बिल्कुल आता है, ठीक है। और इसी के बारे में अभी जानेंगे, ओके। सो लेट मी एडजस्ट दिस, ओके ओके। सो द टॉपिक इज़ कार्नोट इंजन। अगर बीच में कोई डाउट रहेगा तो मेरे को बिल्कुल पूछना, रोक के माइक ऑन करके। सो अपना टॉपिक है कार्नोट इंजन। ये समझ सकते हो कि इस चैप्टर जो थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर है ना, इसका लास्ट टॉपिक है। बट ये जानने से पहले कुछ चीज़ें हमें रिवाइज करनी पड़ेंगी, तो रिवाइज हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। चैप्टर है। वर्क डन। हाँ बताओ। सही कहा, चैप्टर है। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। कार्नोट इंजन, बट ये काफ़ी लंबा टॉपिक है तो इसको हमें अच्छे से करने का ज़रूरी है, ठीक है। तो लास्ट क्लास मैंने बताया था कि हम किसी भी सिस्टम के लिए, ओके, ये वाली छोटी सी इम्पोर्टेंट बात है, के लिए हम लोग प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का हम लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, और ये जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। नाउ दिस ग्राफ इज़ वैलिड व्हेन वी आर बेसिकली कंसिडरिंग पी वी इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ऐसे वाले अगर है, मतलब सिंपल वर्ड्स में जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। तो हम लोगों ने वैल्यू बिठा के भी चेक किया था कि अगर प्रेशर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है और हम इन दोनों में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। और ये वाला जो ग्राफ है ये है आइसोथर्मल, मतलब यहाँ पे मैं अपना टेम्परेचर जो है उसको कांस्टेंट रखूँगा। दिस इज़
आइसोथर्मल। ओके, ये पहला। जो दूसरा वाला ग्राफ था वो भी अपना प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है। ओके, ये दोनों इंपॉर्टेंट है कार्नोट साइकिल में याद करने के लिए, वॉल्यूम और प्रेशर का जो करते हैं। ये ग्राफ भी नेचर सेम ही है, लेकिन ये ग्राफ जो है ना ये स्टीप है, ये ज़्यादा स्टीप है। तो इसको हम लोग लिखेंगे पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये था अपना एडियाबेटिक वाला ग्राफ, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं P इज इक्वल टू और प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाई वी टू द पावर गामा। मतलब यहाँ v छोटा है, यहाँ पे अगर v एक वैल्यू लिया तो p टू द पावर गामा मतलब ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी। तो ऑब्वियसली ये जो ग्राफ है ये स्टीप है, ठीक है। और ये हमारा हो गया एडियाबेटिक ग्राफ। तो ऐसा नहीं है कि दोनों ग्राफ में फ़र्क नहीं है, इनमें स्लोप का फ़र्क है, ठीक है। कोई डाउट है बताओ। तो ये जो अपना, सर एक बार हाँ हाँ, इको हो रही है आवाज़ तुम लोगों की, फिर से बताओ। सर नहीं, एक माइक ऑन रखो, सारे माइक बंद कर दो, माइक सारे बंद करो, एक माइक ऑन रखो। माइक तो इको क्यों हो रहा है फिर इतना। हाँ बताओ, क्वेश्चन क्या है। आपने जो बताया ना एडियाबेटिक, हाँ हाँ, दोबारा वो उसको दोबारा बताना है। हाँ ओके, तो जैसे कि मैंने बताया अपना जो आइसोथर्मल ग्राफ है ना, इसमें P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वॉल्यूम, बट जो एडियाबेटिक होता है यहाँ पे प्रेशर इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वॉल्यूम टू द पावर गामा, राइट। और अगर याद हो हमने देखा था गामा इज़ नथिंग बट द स्पेसिफिक हीट रेशियो विच इज़ CP डिवाइडेड बाई CV। तो ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे तो कुछ वैल्यू आएगी 5/3 7/5 ऐसे वैल्यूज़ हैं। तो ये जो वैल्यू है ये हायर हो जाएगी। मतलब अगर मैंने एडियाबेटिक और आइसोथर्मल में डिफरेंस देखा तो देखा कि डिफरेंस है V और V टू द पावर गामा की। मतलब इसकी जो न्यूमैरेटर है वो लार्जर वैल्यू है कंपेयर टू दिस वैल्यू। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, तो ये जो ग्राफ है ये स्टीप होगा ज़्यादा, मतलब इसका जो स्लोप है ये ज़्यादा होगा। तो अगर मैंने एक ही ग्राफ में, मान लो मैंने एक ही ग्राफ में प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट किया, मान लो ये वॉल्यूम हो गया, ये मान लो प्रेशर हो गया, तो अगर स्टीपनेस कम है तो ये आइसोथर्मल है, और स्टीपनेस अगर ज़्यादा है तो ये एडियाबेटिक है। तो ये वाली जो चीज़ है ये अपने को याद रखनी है। ये वाली मेरी आइसोथर्मल हो गई बिकॉज इसकी स्टीपनेस कम है, और ये वाली मेरी एडियाबेटिक हो गई। एंड दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ग्राफ ऑफ एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल ग्राफ। ओके, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अभी हम क्या करेंगे, कार्नोट साइकिल को समझेंगे। अभी कार्नोट साइकिल को समझने के लिए या कार्नोट इंजन को समझने के लिए हमें ये चीज़ जानना ज़रूरी है। यही वाला ग्राफ हम थोड़ी देर में प्लॉट भी करेंगे, ठीक है। तो बट अभी के लिए ये जो हमने पहले से पढ़ा हुआ है वो खाली याद रखना है, दैट्स इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस। ओके, ये जो अपना कार्नोट साइकिल है और ये कार्नोट इंजन जो है ये एक्चुअली एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, इन्होंने निकाला था। ओके, इंजीनियर थे बेसिकली। सो कुछ कुछ पॉइंट्स पहले ध्यान में ले लेते हैं, क्योंकि देखो कभी कभी बोलते हैं राइट अ नोट ऑन कार्नोट इंजन कार्नोट साइकिल। तो ये सब चीज़ें अगर याद रहें तो यू नो स्कोर, यू कैन स्कोर बेटर, वो भी इम्पोर्टेंट है। फ्रेंच इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर कार्नोट, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। और कार्नोट इंजन होता क्या है, इट इज़ बेसिकली अ रिवर्सिबल हीट इंजन। देखो अभी हमने रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ा, और हमें पता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, कि बहुत स्लोली जाता है, वो क्वाजीस्टेटिक प्रोसेस होता है। तो इसीलिए जो कार्नोट इंजन है इसे हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल हीट इंजन। ओके, और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस पे दो टेम्परेचर फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग बिटवीन टू टेम्परेचर्स। तो ये लिख लेते हैं ऑपरेटिंग बिटवीन टू टेम्परेचर्स। तो कार्नोट इंजन ये है, टू टेम्परेचर। तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो अगर बोले कोई डेफिनेशन ऑफ कार्नोट इंजन क्या है, तो बोल सकते हो इट इज़ अ रिवर्सिबल हीट इंजन विच ऑपरेट्स बिटवीन
टू टेम्परेचर। ओके, और इस वाले कार्नोट इंजन में दो चीज़ें काम करती हैं, एक होती है आइसोथर्मल, एक होती है एडियाबैटिक। ठीक है, तो अपने पास चार प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल एक्सपांशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। ओके, तो अगर जाएं इससे पहले एक चीज़ क्लियर कर लें कि एक्सपांशन का मतलब क्या होता है। एक्सपांशन, तो देखो, अगर मैं बोलूँ कि ये मेरा बॉल है विद वॉल्यूम V1 और इसी बॉल के अंदर मैंने हवा भरी और इसकी वॉल्यूम हो गई V2, बड़ी हो गई, मतलब द वॉल्यूम हैज़ इंक्रीज्ड। ओके, सो जब भी हम लोग बोलते हैं एक्सपांशन, मतलब इन जनरल हमारे दिमाग में यही आता है वॉल्यूम इज़ इंक्रीज्ड। ओके, तो हम लोग यहाँ पे यही केसेस को देखेंगे कि वॉल्यूम इंक्रीज होने के टाइम क्या हो रहा है और डिक्रीज होने के टाइम क्या हो रहा है। ठीक है, और दूसरा जो टर्म है वो है कंप्रेशन। तो हमने मान लो एक प्लास्टिक का बॉल ले लिया या रबड़ का बॉल ले लिया और उसको दबाया चारों तरफ से इक्वल प्रेशर से, तो देखेंगे कि वो बॉल कंप्रेस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं वॉल्यूम इज़ रिड्यूस्ड। तो कंप्रेशन और एक्सपांशन का ये दो मतलब है विच इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो हम लोग ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी ये जो कार्नोट साइकिल है ना, यहाँ पे 4 साइकिल प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो ये मैं पहले से बता दूं कि कौन से साइकिल्स हैं कि बाद में हम इसको एनालिसिस कर पाए। ठीक है, साइकिल्स, साइकिल्स। ओके, सिंस कार्नोट साइकिल बोल रहे हैं मतलब इसमें तो रिवर्सिबल है, मतलब जहाँ से चालू हुआ वहीं वापस आएगा, तो कितने प्रोसेसेस के बाद वो चालू होगा। ठीक है, साइकिल्स, सो देयर आर बेसिकली 4 नंबर ऑफ साइकिल्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में अगर लिखना होगा जनरल नोट तो ये लिख सकते हैं। और कभी कभी मान लो तुम्हें ये टॉपिक बहुत टफ लग रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो ये तो इजी है याद रखना, तो इतना तो लिख के आ ही सकते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो साइकिल में पहला प्रोसेस जो होता है वो होता है हीट एब्जॉर्प्शन। हीट एब्जॉर्प्शन, सो देखो कोई भी चीज़ अगर हीट एब्जॉर्व करती है तो एक्सपांड होगी, ऑब्वियसली उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी। ठीक है, हीट एब्जॉर्प्शन, तुम लोग ऐसे सुन भी सकते हो एट द सेम टाइम लिखते भी जा सकते हो, दोनों कामें हो जाएंगे, और मैं धीरे धीरे ही पढ़ा रहा हूँ। हीट एब्जॉर्प्शन, बट दिस इज डन आइसोथर्मली। आइसोथर्मली मतलब जब हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, बट टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन किया जा रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि तुमने हीट दिया तो टेम्परेचर बढ़ेगा, नहीं, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वो टेम्परेचर का जो इफेक्ट है उसको मिनिमाइज करके सेम रख देगा। तो टेम्परेचर को फिक्स रख के हीट को एब्जॉर्व कराना है, ये मेरा पहला है आइसोथर्मल प्रोसेस में। ओके, और जो दूसरा है, दूसरा होता है अपना एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या हो रहा है कि ये जो सिस्टम है ये टेम्परेचर T1 से टेम्परेचर T2 जा रहा है। यहाँ तो आइसोथर्मल ही था, मतलब टेम्परेचर T1 फिक्स है, पहला वाला ये समझ लो, तो मेन चीज़ समझ में आ जाएगी। उसके बाद हमसे मैथमेटिकल पार्ट करेंगे इसका। T1 फिक्स्ड है, उसके बाद जब होता है नेक्स्ट सेकेंड प्रोसेस, उसमें जो सिस्टम है उसके टेम्परेचर T1 से T2 तक लिया जाता है, और ये चीज़ हम करते हैं एडियाबैटिकली। दिस इज एडियाबैटिक, एडियाबैटिक। ठीक है, अपना तीसरा जो सिस्टम है, अभी ये दोनों एक्सपांशन हो गए। ठीक है, तो ये दोनों को हम लोग ले लेंगे एक्सपांशन में। दीज टू आर एक्सपांशन। ठीक है, अपना जो तीसरा चीज़ है और चौथा है ना, ये दोनों है कंप्रेशन, मतलब इसमें हम वॉल्यूम को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मान लो तुम्हारे पास एक बलून टाइप कुछ है, प्लास्टिक या कुछ भी, उसके अंदर हवा है, और जब उसको हीट करेंगे तो ये हवा फैलेगी और इसकी वजह से इसकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगी। सो दिस इज़ एक्सपांशन। टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगी। और जब इसको मैं कंप्रेस करूँगा आइसोथर्मली तो फिर से टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा लेकिन हीट रिलीज़ करेगा। तो इस थर्ड वाले केस में क्या हो रहा है, मेरा हीट जो है वो रिलीज़ होगा। ओके, और अगर मैंने बोला कि हीट रिलीज़ हुआ है तो ये चीज़ भी मेरी हो रही है आइसोथर्मली। आइसोथर्मली। अभी जब अपना सिस्टम एडियाबैटिक पे था तो टेम्परेचर T1 से T2 पहुंच गया था,
तो अभी जो मेरा टेम्परेचर है सिस्टम का वो है T2, और इस थर्ड प्रोसेस में ये T2 पे ही रहेगा और मेरा सिस्टम टेम्परेचर T2 फिक्स कर देंगे हम इसको, ठीक है। फिर अपना जो चौथा है ये होगा सिस्टम जो है वापस टेम्परेचर T2 से, अभी तो T2 में था आइसोथर्मली, वापस T1 में आएगा क्योंकि रिवर्सिबल है तो अपने को ओरिजिनल कंडीशन में तो आना पड़ेगा। और ये आता है फिर से एडियाबैटिक, ये वाला फिर से हो गया मेरा एडियाबैटिक, ठीक है। तो ये जो दो प्रोसेस हैं, ये जो मेरे दो प्रोसेस हैं, ये हो रहा है कंप्रेशन, तो ये हो गया एक्सपांशन और ये हो गया मेरा कंप्रेशन, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें याद रखना है। तो इन जनरल जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी देखा कि क्या होता है, मेरे पास दो रिजर्वेयर्स होते हैं। एक होता है हॉट रिजर्वेयर जिससे मैंने मान लो एक हीट Q1 दिया और इसको मैंने इंजन पे दिया, ये मेरी इंजन हो गई। और जैसे ही मैंने इंजन पे दिया ये इंजन कुछ हीट बाहर फेंकेगा एंड दैट विल गो टू द कोल्ड रिजर्वेयर। तो अगर मैंने एनवायरनमेंट सोचा, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट एक कोल्ड रिजर्वेयर है और वो जो हीट फेंकेगा दैट इज़ नथिंग बट Q2, ओके। सो दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ अ हीट इंजन विल एक्चुअली वर्क। और ये चारों प्रोसेस को हमको अभी बारी बारी समझना है, ठीक है। सो यही चीज़ को हम अभी समझेंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ इज़ कि इसमें मैथमेटिक्स कहाँ से आती है, हम ग्राफ क्या प्लॉट करेंगे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ों को अभी बनाना है, ठीक है। सो मे बी आई कैन मार्क दिस, इसको भी यहाँ ले लेते हैं, ओके। तो अभी ये थोड़ा न्यूमेरिकल या मैथ्स पार्ट समझ लो ये करने वाले, ठीक है। सो अपना जो अभी टॉपिक रहेगा वो रहेगा ये सीक्वेंस। ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, याद रखना, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो इससे आना ही है। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स constituting one cycle of Carnot engine, constituting one cycle of Carnot engine। अभी देखो ये देख सकते हो तुम बेसिकली, अगर हम लोग ये देखें यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से वापस टेम्परेचर T1, ये एक साइकिल हो गया। तो यही चीज़ अपने कंटिन्यूअस होती रहती है, ठीक है, यही चीज़ अपना कंटिन्यूअस होता रहता है। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। खींचना पड़ेगा क्या, ओके आ गया, ओके। सो सीक्वेंस ऑफ स्टेप कॉन्स्टिट्यूटिंग वन कार्नोट साइकिल। अभी मैंने लास्ट क्लास में, अगर तुम लोगों को याद हो, मैंने बताया था कि अपने पास चार प्रोसेस है और चारों प्रोसेस का हम लोगों को वर्क डन निकालना है, और ये हम लोग लास्ट दो क्लासेस में ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को अभी हम देखेंगे एक एक करके, बट यहाँ का हम लोग सिर्फ फाइनल रिजल्ट लेने वाले हैं। व्हाट इज़ द वर्क डन, वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड इट, मैं ऑलरेडी नोट दे चुका हूँ, तो वो आप लोगों को चेक करना है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, ओके। सो द फर्स्ट थिंग इज़ आइसोथर्मल। जैसे कि मैंने बताया जो सिस्टम है पहला है ये होता है आइसोथर्मल एक्सपांशन, ठीक है। ये हो गया मेरा आइसोथर्मल एक्सपांशन, और हम लोग यहाँ पे सिर्फ गैस की बात कर रहे हैं। सो PV इज इक्वल टू nRT इज वैलिड, एक्सपांशन ऑफ गैस, ठीक है। आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ गैस में हम लोगों ने जो डिराइव करा था वो था वर्क डन। लेट मी राइट इट डाउन एज W1 एंड आई कैन राइट इट डाउन इट एज म्यू RT ln ऑफ V2 बाई V1, ठीक है। ये मेरा आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ गैस हो गया, ओके। नेक्स्ट चीज़ क्या होगा, एडियाबैटिक। चार ही तो याद रखना है, एक दो एक्सपांशन है, दो कंप्रेशन है, तो कार्नोट साइकिल याद रखना भी इजी हो जाएगा। तो अभी हमारा अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगा, ये याद रखने का भी हो जाएगा टेक्निक। नेक्स्ट वी हैव गॉट एडियाबैटिक, फिर से एक्सपांशन ऑफ गैस। तो हम लोगों ने एडियाबैटिक का भी हम लोगों ने वर्क डन करा था, ओके, ऑफ गैस। अभी याद रखना यहाँ पे अगर एक्सपांशन है मतलब मेरा जो वॉल्यूम V2 है ना, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन V1, दैट्स क्वाइट ऑब्वियस क्योंकि एक्सपांड हुआ ना चीज़, ओके। और इसके बाद एडियाबैटिक एक्सपांशन ऑफ गैस, ओके।
सो एडियाबेटिक एक्सपांशन ऑफ गैस भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट, एंड दैट इज़ नथिंग बट आर विच इज़ द मोलर गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन। चेक करना, हम लोग डिराइव कर चुके हैं, और ये मेरा हो गया वर्क डन इन दिस केस। सो इसको हम लोग WT2 ले लेते हैं, ठीक है, एंड दिस इज़ T1 माइनस T2, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपना टेम्परेचर चेंज है। अभी देखो एडियाबेटिक में मैंने बताया टेम्परेचर T1 टू T2 जा रहा है, तो ये वाला मेरा सिस्टम हो गया जहाँ पे मेरे पास एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। ये हो गया दूसरा। अभी जो अपना तीसरा है वो है हीट रिलीज़ का, ओके। तो तीसरा है वो है हीट रिलीज़ का। तो इस पे हम लोग बोलेंगे आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ द गैस, ठीक है। ये हो गया थर्मल कंप्रेशन, ठीक है। ऑफ गैस। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ गैस जो है वो मेरा है तीसरा, ठीक है। अभी 10 मिनट में पॉज करके फिर से करना पड़ेगा। एनीवे, सो दिस इज आइसोथर्मल कंप्रेशन, सो वी विल टेक इट एज W3, ओके। और यहाँ पे मेरी गैस कंप्रेस हो रही है, ठीक है। तो अभी मान लो मेरा गैस जो इनिशियल था, ठीक है, ये वाला कंप्रेशन है, तो यू कैन टेक इट एज μRT, ठीक है, ln। अभी जब ये चीज़ें हुई, एडियाबेटिक एक्सपांशन ऑफ गैस जब हुआ, तब भी मेरा ऑब्वियसली वॉल्यूम चेंज हुआ। तो मान लो मेरा वॉल्यूम V3 था उस सिचुएशन में, और V3 से वो V4 हो गया। सो आई कैन राइट इट डाउन एज V4 डिवाइडेड बाई V3, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो वॉल्यूम है वो है V4, कंप्रेशन हो गया, ठीक है, कंप्रेशन हो गया, और लेस देन V3। इस वाले सिचुएशन में भी एक्सपांशन था, तो इस वाले सिचुएशन में मेरा वॉल्यूम था V3, राइट। तो यहाँ से V3 था, तो V3 हुआ, उसके बाद कंप्रेस हुआ, मतलब V3 से ये V4 हो गया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द आइसोथर्मल कंप्रेशन ऑफ द गैस, ओके। एंड द फोर्थ एंड द फाइनल प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबेटिक कंप्रेशन ऑफ गैस, कंप्रेशन ऑफ गैस। अभी इस पे क्या हो रहा है, मेरा W4 हो गया, ठीक है, दैट इज़ फाइन। उसके बाद मैंने R ले लिया डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन, और इस वाले में क्या हो रहा है, मेरा टेम्परेचर T2 पहुंच चुका था एडियाबेटिक में, वापस ये T1 पे आ गया, ओके। सो दिस इज द एंटायर साइकिल दैट वी एक्चुअली हैव, ओके। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ओके। तो ये वाला हम लोग पूरा का पूरा साइकिल बना रहे हैं इस पर, ठीक है। सर एक बार वापस समझाना। हाँ, वापस करते हैं इसको रिपीट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। आइसोथर्मल वाला। हाँ, आइसोथर्मल वाला कंप्रेशन बताओ, ओके। देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिराइव करा था, अपने पास 4 चीज़ें हैं, ठीक है, कि एक तो एक्सपांशन होता है, दूसरा होता है कंप्रेशन। एक्सपांशन आइसोथर्मल होता है और एडियाबेटिक होता है। आइसोथर्मल एक्सपांशन का मतलब ये है कि वॉल्यूम जो है वो मेरा V2 में चला जाता है V1 से, तो उसके हिसाब से अगर हमें वर्क डन निकालना है, इट वुड बी μRT ln V2 बाई V1। ये वाला हम लोग डिराइव कर चुके हैं, दिस इज एक्सपांशन। उसके बाद क्या करा, एडियाबेटिक एक्सपांशन, मतलब मेरा जो टेम्परेचर है वो गया T1 से T2। यहाँ तो आइसोथर्मल है, तो टेम्परेचर इज फिक्स्ड एट T1। तो अगर हम लोग ये वाला सिचुएशन सोचेंगे, तो अपने पास जो प्रेशर था वो था P1, वॉल्यूम था V1, ओके, और टेम्परेचर था T1, एंड इट विल गो फ्रॉम द प्रेशर P1 V1 T1 टू अपना जो प्रेशर है वो हो गया P2, बिकॉज आइसोथर्मल में सिर्फ टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगी, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T1 ही रहेगा, बिकॉज ये आइसोथर्मल है। तो ये वाला मेरा हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस। ये जो एडियाबेटिक एक्सपांशन है, एडियाबेटिक एक्सपांशन में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि प्रेशर चेंज P2 था, V2 था और T1 था, और इससे मेरा प्रेशर हो गया P3 V3 और टेम्परेचर T2। एडियाबेटिक में याद रखना देयर इज़ नो हीट लॉस, बट ऐसा नहीं है कि प्रेशर और वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकते। तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है,
नहीं हो रहा है, फिक्स हो रहा है प्रेशर वॉल्यूम और प्रेशर वॉल्यूम P1 V1 2 1 से P2 V2। यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर जो ये था उसके बाद ये तीनों के तीनों चेंज हो गए। नेक्स्ट इज कंप्रेशन, मतलब अभी कम होगा मतलब अभी कौन से स्टेट में है ये P3 V3 और T2 कंप्रेस हो रहा है मतलब वॉल्यूम चेंज हो रही है। आइसोथर्मल है मतलब टेम्परेचर सेम रहेगा। सो आई कैन टेक दैट इट विल गो टू प्रेशर P4, इट विल गो टू वॉल्यूम V4 और अपना जो टेम्परेचर है वो रहेगा T2 बिकॉज आइसोथर्मल है सेम। इस वाले सिस्टम में फाइनली अपना P4 V4 और T2 से वापस इनिशियल स्टेट पे चला जाएगा बिकॉज इट इज़ एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो एडियाबेटिक कंप्रेशन मतलब मेरा टेम्परेचर जो है वो T1 T2 से T1 जाएगा, वॉल्यूम फिर से हो जाएगी V1 और प्रेशर हो जाएगी P1 बिकॉज रिवर्सिबल साइकिल है। चालू हुआ था कहाँ से P1 V1 T1 से, ख़त्म हुआ P1 V1 T1 पे। सो दिस इज़ वाई दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड एन एडियाबेटिक इसको ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि इट्स अ रिवर्सिबल प्रोसेस, जहाँ से शुरू वहीं पे ख़त्म। ठीक है, इसको हम लोग और ग्राफ भी बनाएंगे वैसे, बट ग्राफ बनाने से पहले इट्स इंपॉर्टेंट कि निकाल लें व्हाट इज़ द टोटल वर्क डन। ओके, तो अगर हम लोग टोटल वर्क डन की बात करें तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यू कैन राइट इट लाइक दिस। सो द टोटल वर्क, ओके, द टोटल work is W, and this total work is W1 plus W2 plus W3 plus W4। अब यहाँ पे एक चीज़ कैच है कि ये जो मेरा ये है ये एक्सपांशन है, ये भी एक्सपांशन है, और यहाँ पे मेरा T1 और T2 है। ठीक है, तो ये वाला जो टर्म है पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन जब कंप्रेशन हो रहा है दैट मीन्स वी आर डूइंग वर्क ऑन द गैस। दिस इज डन वर्क डन बाय द गैस। सो बाय द गैस में पॉजिटिव, ऑन द गैस में निगेटिव। और इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहाँ तो वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है तो निगेटिव, यहाँ पे भी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम फिर से चेंज हो रहा है, सो दैट मीन्स यहाँ पे भी निगेटिव। सो दिस इज डन ऑन द गैस, दिस इज बाय द गैस। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि अगर हम बोले यहाँ बाय गैस, वर्क डन इज बाय गैस, इसीलिए ये पॉजिटिव, यहाँ पे भी बाय गैस, सो पॉजिटिव, गैस ही तो एक्सपांड करेगा उसको। यहाँ पे ऑन द गैस, गैस पे काम करना पड़ेगा ताकि वो कंप्रेस हो जाए। सो ये हो गई मेरी निगेटिव, और ये भी ऑन गैस, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं नेगेटिव, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से द वॉल्यूम इज चेंजिंग। सो अब हम क्या कर सकते हैं, इन चारों के चारों जो अपना वर्क डन है ना, इनको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो इनको ऐड करने के लिए वी कैन जस्ट सिंपली डू इट, बट बिफोर दैट वी कैन आवर एम इज़ टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी। अगर कोई भी एक इंजन है, सबसे इम्पॉर्टेंट है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, जितना मैं इनपुट दे रहा हूँ उतना सही आउटपुट आ रहा है क्या, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो एफिशिएंसी की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि ईटा इज़ इक्वल टू नथिंग but the total work done divided by amount of heat supplied as an input। तो ये वाली चीज़, ये मेरी Q1 और ये इंजन जितना काम करेगा, टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन में ये चार प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, तो हम बोल सकते हैं कि एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई Q1। ठीक है, तो अगर हम इस चीज़ को डिराइव करें और हम लोगों ने यहाँ पे सारी वर्क डन को ऐड कर ले, वी आर गोइंग टू गेट दिस रिजल्ट एज 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1। ओके, तो अभी तुम लोगों का टास्क ये है कि ये वर्क डन है W1 W2 W3 W4, इन चारों को ऐड करो। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो इन दोनों को ऐड करोगे और इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे, दिस प्लस दिस माइनस दिस माइनस दिस। जब चारों करोगे और यहाँ बिठाओगे, आफ्टर यू सिंप्लीफाई यू आर गोइंग टू गेट ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1। सो टेक दिस एज एन असाइनमेंट, ये खुद करना है बिकॉज मैंने ऑलरेडी बता दिया क्या चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो द डेफिनेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन। ये मैं फॉर्मूला ऑलरेडी दे चुका हूँ, बट दिस इज एक्चुअली हाउ यू आर गोइंग टू डिराइव इट। ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो एक बार ये डिराइव हो जाता है ना, तो अपना जो कार्नोट साइकिल का मेन पार्ट है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है।